नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू में है और जम्मू में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो देश को विभाजित करने वाली नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्कों से बातचीत करनी चाहिए और साथ में ये भी कहा कि एनसी ही ऐसा विकल्प है जो मौजूदा परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को दुरुस्त कर सकती है। 4 जंगें लड़ी, उन्होंने कहा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हवाला दिया और कहा कि उन्होंने कहा था कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पहले हम ये बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा आज जम्मू में आकर के। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सतपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कहता हूँ जरा आइए मेरे सामने, वहाँ क्या बोल रहे हो। मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं यूपी में, और झूठ बोलता है। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, यही है। फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात कर, अरे आज जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। अफसोस तो है ना, तुम गवर्नरी से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊं। और गवर्नरी ज़्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। फिर क्या करो, इसे ये झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंडूरा, तुम जितना मार सकते हो। बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो। तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। मुझसे लिख लो, लिख लो मुझसे, मैं खून से लिखने को तैयार हूं। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई धर्म। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे हो। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते हो, कम तोड़ते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का, क्योंकि हम उससे दूर हो गए। हमें माया जाल ने फंसा रखा, माया जाल। समझते हैं अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना रहा हो, कोई पता नहीं कर रहा क्या होगा। ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही धरा रह जाएगा। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझसे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा, अगर कभी आपने ये सोचा। उससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता, दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते। वही हाल होता था पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस जाते थे। तो दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। राजेंद्र शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। विक्रम मल्होत्रा अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। रविंद्र शर्मा एडवोकेट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और बड़ी बात यह है कि चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के।
शुरुआत हम राजेंद्र शर्मा जी से करेंगे, क्योंकि राजेंद्र शर्मा जी ने मास्क उतार दिया है, मुझे लगता है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, मास्क उतार दिया, अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि हर एक जिन पर आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए, उनमें से महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि मैं अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अदालत जाऊंगी, यानी डिफॉर्मेशन शुरू करेंगे। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो आए सामने बात करें, कितनी सदाकत है। आरएसएस का जिक्र भी किया गया था, लेकिन आरएसएस की तरफ से ना तो बीजेपी ने कोई रिप्लाई दिया उसमें, और ना ही किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि हम भी सत्यपाल मलिक के खिलाफ अदालत जाएंगे या सू करेंगे। राजेंद्र जी, आपसे। देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं जी, उनके पास कोई ना कोई तथ्य तो होगा जी, ऐसे सार्वजनिक तौर पे कोई किसी के अगेंस्ट बोलता नहीं है जी, और ये तो हकीकत रही है कि हमारी मॉरल वैल्यूज डाउन हुई हैं, इसमें तो दो राय हैं जी, तो उसी के आधार पर। और उन्होंने एक और उसका हवाला दिया कि जितनी ज़मीन थी जी, रोशनी में जो सरकारी लैंड जी। थी वो मैंने आर्मी को बांट दी। अगर उन्होंने इतना स्पष्टीकरण दिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो होगा। अब इसका स्पष्टीकरण सही माने में तो वही दे सकते हैं जी, लेकिन जो उनका भाव था और जो उनकी स्पष्टता थी उससे तो लगता है कुछ ना कुछ बात तो है। जी। रविंद्र, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक अल्टरनेट है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों से निकाल सकती है या बचा सकती है, क्या कहेंगे आप? क्या और कोई सियासी जमात कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है? पहले तो सत्यपाल मलिक जी का जिक्र आपने किया, उस सवाल से क्यों हटाते हो? जी, राजेंद्र जी ने बड़ी बेबाकी से ये बात मानी कि सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे तथ्य के आधार पे कह रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि अब सरकार भी बीजेपी आरएसएस की है और बहुत बड़ी बात है कि एक सिटिंग गवर्नर आज भी वो गवर्नर हैं। जी, उन्होंने इस चीज़ का, इस धांधली का जिक्र पहले भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उस वक्त जब उन्होंने कहा कि या तो ये फाइल में दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा, या फिर इन अंबानी और बहुत बड़े लोग जिनका इल्ज़ामात देश भर में आज लग रहा है कि सब कुछ अंबानी अडानी के पास जा रहा है और उसका सबूत जम्मू कश्मीर में मिला और ये बात उन्होंने डील कैंसिल की। इसका मतलब किसने 150 करोड़, उसमें सीनियर फंक्शनरी आरएसएस का उन्होंने कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत कहते हैं तो फिर उनको गवर्नर पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, मैं समझता हूँ करप्शन का खुलासा किया है, कौन वो लोग हैं। ये तो इसी बात पे आए थे, हम भी चाहेंगे कि इस सच जो है सामने आए। उन्होंने बता दिया क्या आरएसएस यही काम करती है और जम्मू कश्मीर के 150 करोड़ का अगर उन्होंने ये बात कही है, ये बहुत गंभीर बात है कि जम्मू कश्मीर में डीलें इस तरह से होती हैं और उसकी जांच क्यों नहीं हुई। उसके बाद आज 2 साल हो गए गवर्नर को गए हुए भी, और वो उनके कार्यकाल में डील एक रद्द भी हुई थी, हमें भी पता है जी। लेकिन हम उम्मीद करते थे कि बड़े बड़े हेड्स रोल करेंगे, कुछ सामने आएगा, वो नहीं आया। दूसरी बात जो आपने कही कि उन्होंने कहा वो उनके पार्टी का मंशूर है, हर आदमी हर पार्टी के नेता को ये हक है कि कहने का कि हम जम्मू कश्मीर को, वो तो सब कहते हैं कि बेहतरी के रास्ते पे लाएंगे, अमन के रास्ते पे लाएंगे, वो उनका हक है। उन्होंने कहा उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, वो उनकी टिप्पणी है, वो तो वक्त बताएगा। मगर हम ये समझते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े मुश्किल दायरे में है जी। और जो बात 40 साल 30 साल 22 साल 32 साल के मिलिटेंसी में नहीं हुई, आज वो हो रही है, गंभीर चिंता है जी। और जो गद्दी पे आसीन जो लोग हैं उनको वो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ जो इनोसेंट लोग हैं और आज मजदूर जो है वो दर बदर रेलवे स्टेशन पे हैं, उनका प्रबंध किया जाए, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। पुंछ के अंदर 9 जवान शहीद हुए हैं, तो कल जब विपक्ष में सवाल पूछा जाता था तो वो उनका अधिकार समझा जाता था। आज अगर चिंता बचाई जाए तो वो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं, लेकिन इतनी सिलेक्टेड और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उसका भी जिक्र सत्यपाल मलिक जी ने कहा और वाकई ये बात ठीक है कि उनके दौर में शायद इतना बुरा हाल नहीं हुआ। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरएसएस पे संगीन आरोप लगे हैं, आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और 1925 विजयदशमी वाले दिन ये संगठन बना था और बड़ी इमेज रही है, और जब जब
प्राकृतिक आपदा आई है, संकट आया, जंग आया है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने आगे आकर के बड़ा काम किया, जम्मू कश्मीर में बड़ा काम किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी सफाई जो है आरएसएस को देनी चाहिए, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक एक गवर्नर है? देखिए विनोद जी, जहाँ तक सत्यपाल मलिक साहब के बयान की बात है, उन्होंने 2-3 बहुत गंभीर बातें जो हैं वो इसमें उठाई है, जो सामने लाई है। पहली, उन्होंने, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया, और कल जो उन्होंने कहा कि वो बड़े प्रश्न चिन्ह उन्होंने केंद्र सरकार पे उठाए, कि उन्होंने कहा कि अगर मैं किसान आंदोलन के खिलाफ बात करने पे, अगर मैंने जम्मू कश्मीर के अपने कार्यकाल में करप्शन की होती तो ईडी और इनकम टैक्स जो है वो मेरे दरवाजे तक आई होती। तो उसमें कहीं ना कहीं उसका ऐसा संकेत ये दिए कि ईडी और इनकम टैक्स जो है उसका इस्तेमाल सरकार धड़ल्ले से कर रही है। वो बहुत गंभीर बात है, एक सिटिंग गवर्नर का केंद्र सरकार पे ये आरोप लगाना कि, और दूसरा जो उन्होंने कहा वो भी बहुत गंभीर बात है, जिस तरह से उन्होंने एक चीफ जस्टिस का हवाला देते हुए कहा कि जब मेरे पास ये रोशनी की बात आई और मैंने उनसे कहा कि जो चीफ जस्टिस थी वो बड़ी एक्टिव थी, मैंने उनसे कहा कि आप इसमें कुछ कीजिए। सो वो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नर ऑफिस, जुडिशरी, उनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भी उन्होंने सवाल खुद ही उठा दिए। और तीसरा जो उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, मुझे लगता है आपने जैसे सही कहा, आरएसएस देश के लिए काम करने वाले संगठनों में से एक है और बहुत निष्ठा से ये लोग काम करते हैं, सोशल वर्क भी करते रहे हैं और हिंदू समाज के लिए खास तौर पे इनका बहुत योगदान रहा है। पर अगर इस तरह के गंभीर सवाल उठते हैं या चर्चा में भी बात आती है तो मुझे लगता है कि वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। उनको आरएसएस, चूंकि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके पीछे जो ताकत है वो आरएसएस के संगठन की है, और अगर आरएसएस के संगठन पे ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाया है और एक बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर द्वारा, तो आरएसएस को जरूर सार्वजनिक रूप से या तो उसका खंडन करना चाहिए या इसका जवाब देना चाहिए। जी राजेंद्र जी, आप हमें ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ईडीज का, एनआईए का, आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं गलत होता तो जब कोई गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन तो होगा जी, तो जो सही होगा उसके खिलाफ नहीं होगा जी। उसमें कहीं उन्होंने मिसयूज करने की बात नहीं कही। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जब किसान आंदोलन का समर्थन किया तो ये अगर मैं गलत होता तो मेरे पे आ जाती ईडी और किसान आंदोलन का समर्थन करने पे आ जाती। उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने उनका समर्थन किया हाँ। और अगर मैंने कहीं करप्शन की होती तो फिर ईडी और बाकी सीबीआई आनी थी, तो वो तो आनी चाहिए, समर्थन करने पे नहीं आनी चाहिए। समर्थन की बात नहीं की उन्होंने, कहा अगर मैं गलत होता, नहीं उन्होंने कहा समर्थन, उस पर उन्होंने बोला है। मैंने उसको ध्यान से सुना है सारा जी। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन आज फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो लोग मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, ये पहलगाम गुलमर्ग जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो एक्सरसाइज शुरू की गई है, 70 मंत्री जम्मू कश्मीर यूटी में आए। वीरेंद्र जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए विनोद जी, पहले मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा जी। आपने बोला कि डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि इससे सबको नुकसान होगा, देश नहीं बचेगा, अगर ऐसा होगा वैसा होगा। डॉक्टर साहब लीडर के साथ साथ में एक एक्टर भी हैं जी, ये भी हमें मानना पड़ेगा जी। और आप ये देखिए, उनकी जो हताशा है वो देश के प्रति नहीं है, उनकी हताशा है अपनी पार्टी के प्रति जी। कि जो लोग इतनी देर से उनसे जुड़े हुए थे वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो जा भी भाजपा में रहे हैं और जा भी भाजपा में रहे हैं, वो चिंता की बात है। तो उनको ये चिंता सता रही है कि जो लोग मेरे साथ 20, 22, 25 साल रहे छोड़ के जा रहे हैं, तो जब भी किसी को कोई आपदा आती है तो वो भगवान को याद करता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं भाई, इनके कारण सब हो रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मंत्री आ रहे हैं, सारी की सारी एक्सरसाइज बेकार है, ये सिर्फ और सिर्फ आते हैं वहाँ पे पिकनिक स्पॉट जो बड़े बड़े गुलमर्ग को, सोनामर्ग को, उधर जाते हैं आराम से और फिर वापस चले जाते हैं। एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए विनोद जी, आपको ही पता है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रेजेंट सरकार के दौरान जितनी अभी
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हमें स्पष्टता से मानना चाहिए। और मुझे भी काफ़ी देर हो गया अब इस सारे क्षेत्र में, मैंने इतनी एक्टिविटीज़ कभी नहीं देखी, चाहे वो आपका एम्स का काम हो, स्मार्ट सिटी का हो, जितने भी प्रोजेक्ट हैं। और आप दूसरा ये देखिए कि आउटरीच का प्रोग्राम बनाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर काम से आपको 100% ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन उनके आने से आपके सभी एसोसिएशन वाले उनसे मिल रहे हैं, लोग भी मिल रहे हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो यहाँ से लोग जाके दिल्ली जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, वो खुद आपके पास आ रहे हैं। अब ये हमारे पे है कि हम उनका कैसे इस्तेमाल करें और उनके पास हम कौन सी बातें पहुंचाएं, उनके पास हम कौन से इशू लेके जाएं, ये तो समाज को तय करना है। जी और वो कर रहे हैं। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है वाकई में विकास हो रहा है? दूसरी बड़ी बात है कि हमने देखा कि गांधीनगर हॉस्पिटल में 200 बेडेड जो हॉस्पिटल बना है उसका भी तीसरी मरतबा उद्घाटन किया, क्योंकि मंत्री जी आए हुए तो कुछ तो करना ही था उनको। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस दिन शहादत हुई वहाँ मक्खनलाल बिंद्रू जी और वो 3 लोग शहीद हुए जी, उसके दूसरे दिन मुख्तार नकवी जी हॉर्स राइडिंग कर रहे थे दूध पथरी में और वो सैर कर रहे थे। कोई मंत्री उनके घर में नहीं गया। बीजेपी की ये बारात जो है, हमें नहीं समझाया कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि पहले 36 मंत्री आएंगे फिर 70 आएंगे। मैंने कहा 72 क्यों नहीं आए, 70 क्यों आए, 2 कम है। और ये ज़रूर है कि वहाँ आज भी जो ओपिनियन है बहुत मीडिया में ये आया है कि इनकी वजह से वहाँ जो सिक्योरिटी अपरेटर्स है, क्योंकि वो वीवीआईपी की सुरक्षा करें, जब वो विपक्ष को मौका मिल जाए। विपक्ष को मौके की बात नहीं है जी। 29 लोग इस महीने जो है आपने देखा मारे जा चुके अभी तक इस साल में, और टारगेटेड किलिंग, और इसी महीने हुए। आपके मंत्री ये वहाँ की सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय है, हमारी भी कई लोगों से बात हुई कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि वो वीवीआईपी की सुरक्षा निश्चित करे। और फिर ये बारात की क्या जरूरत है, आप आइए, लेकिन यह है कि 1 साल में क्यों नहीं आए इतने लोग। और फिर वो बताने के लिए कि यूपी इलेक्शन है कि बड़ा नॉर्मल है, उसी की वजह से जो लोग टारगेटेड हो रहे हैं, और ये क्या उसका रिएक्शन तो नहीं है कहीं, या इनका सिक्योरिटी ऑपरेटर जो है वो जो उन्होंने बना के रखा था उसमें कहीं खलल पड़ गया कि वो डिस्टर्बेंस हुई, क्यों एकदम से हुआ। जब वो स्लोगन जो आपका था कि बिल्कुल टोटल नॉर्मलसी है, आप तो तिरंगे चढ़ रहे हैं, आप तो वहाँ तिरंगा हो गया है, आप कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और उन्होंने सारी तार तार कर दी, आपकी 90 के दाने तक पहुँचा दी टारगेटेड किलिंग करके, ये बता करके। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 70 मंत्रियों की एक्सरसाइज फुटाइल थी। पहले क्या रिजल्ट निकला जी, वो काम अधिकारियों ने करना है, मंत्री आए मिले लोगों से, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए जो देश को दिखाने के लिए मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या नीति थी। इसका कोई रिजल्ट बैक टू विलेज 1, 2, 3 और उसके आपसे जानना चाहेंगे ये जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, या फिर बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, माई टाउन माई प्राइड, क्या ऐसी एक्सरसाइज का आउटकम्स निकल रहे? क्या आपको लगता है आउटकम्स निकल रहे हैं? आपको याद होगा विनोद जी, पिछले दिनों आपके इसी शो पे ये जिस पे चर्चा हुई थी, और आपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से 2-3 जिलों में कनेक्ट किया था, जहां सांबा में कनेक्ट किया था, किश्तवाड़ में कनेक्ट किया था, और वहां आपके संवाददाता का ये कहना था कि ग्राउंड पे जो लोग हैं वो दुखी हैं, वहाँ के चुने हुए डीडीसी मेंबर जो हैं उनको सुना नहीं जा रहा है, उनको वहाँ शामिल नहीं किया गया है, और एक ही पुल है उसकी तीसरी दफा इनॉग्रेशन किश्तवाड़ में की गई है। जैसे आपने जम्मू मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, तो ये जो एंगेजमेंट की राजनीति बीजेपी की है कि आप एंगेज रखिए लोगों को बताइए कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर एंगेजमेंट की राजनीति अगर उनकी बात आज सही होती तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये हालात आज बने, पलायन हो रहा है, जो बाहर से लोग आए हैं उनका, आज मेरे पास सुबह से 2 फोन आए हैं, जो अभी कल लिस्ट निकली है उस पर बच्चे सिलेक्ट हुए, जिन बच्चों को श्रीनगर भेजा गया जम्मू को, वो जाना नहीं चाहते, एक डर का वातावरण है। जब जम्मू से गए हुए, और जब आज कश्मीरी पंडित एक नारा लगाते हैं कि मोदी तेरे राज में कश्मीर में हिंदू मरता है, तो उसका दूरगामी परिणाम होते हैं और देश भर में इसका असर होता है। आज आप कहीं भी चले जाइए, लोग टीवी सुन रहे हैं कि कश्मीर में ये क्या हो रहा है, और उधर आप ये बताना चाहते हैं उस सारे सिक्योरिटी एपरेटस को एंगेज करके, जहां उनको जरूरी था कि ये बताना, पता करना, और आपकी कंप्लीट फेलियर है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, अभी तक पता नहीं चल पाया कौन लोग इसके पीछे हैं। और फिर आप देश में इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं, वो तो 200-200 आदमी एक आदमी को सुरक्षा दे रहा है, और फिर वो वहां जाके बात कर रहे हैं।
आप धरातल पे देखिए, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, आप एम्स की बात करी, जी। एम्स तो संघर्ष के बाद जम्मू को लेना पड़ा। आज स्मार्ट सिटी की बात है, आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो कमिश्नर चला रही है, मेयर साहब कहाँ चला रहे जी। हैं? आज लोग कहाँ एक्सेस है, कहाँ इंडिपेंडेंस मिली और कॉर्पोरेटर्स राजेंद्र जी को कहाँ ये भी उनको बता पैसा दो कि मिला? स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, और छोटी सी बारिश होती है तो पूरा शहर भर पूरा जाता है। नहीं, पूरा शहर, अगर केवल बोर्ड लगा देने से जम्मू स्मार्ट स्मार्ट सिटी बन जी, जाएगा। स्मार्ट सिटी का बिजली- प्रोसेस शुरू हुआ ना, प्रोसेस स्मार्ट सिटी अभी बनी थोड़ी है। आज हर कॉर्पोरेटर चीज के लिए टाइम लगता है, रविंद्र जी वक्त आपके लगता पास है। बहुत सारे सवाल है, रविंद्र जी ने भी किए, विक्रम जी ने, उनका जवाब दे दीजिए आप। मैंने ये कहा कि आप ये देखिए पहले कि इन्होंने कहा वहाँ किलिंग हो रही है, इन किलिंग के लिए जिम्मेवार कौन है? कभी आपने देखा? जवाहरलाल नेहरू नेहरू नहीं है, इन्होंने हमेशा आप नेगेटिव भूल पॉलिटिक्स गए, करनी याद है। रखो। ये वही लोग हैं जो कहते थे कोरोना का इंजेक्शन मत नहीं, लगाओ, आजकल तारीख वैक्सीनेशन करा- मत लगाओ। आजकल आज तारीख 1 करा करोड़, कह रहे हैं, सरदार आज वल्लभ 100 भाई पटेल। करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया। अब इनका स्टैंड कहाँ है? जी। और डेमोक्रेसी में हमेशा वो बात सही होती है जिसको लोग मानते जी। हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज लोग हैं। 301 सीट हमने पार्लियामेंट में ली है, यहाँ हमने 25 सीटें ली थी। चैम्बर ने और कॉल दी थी, लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। चैम्बर ने कहा कोई इश्यूज होते जी। हैं उसके साथ भी लोग जा सकते जी। हैं। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि और आपने बाकी कहा किसी लोग पार्टी के साथ है, भारतीय वो जनता तो पार्टी है, के साथ। वो तो इलेक्शंस में हमने देखा 301 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। आज कांग्रेस के कितने हैं? जी। और जो हमारा 2014 में इलेक्शन हुआ था, हमारे 25 लोग थे, कांग्रेस के 15 जी। थे और एनसी के 12 थे। इसका मतलब क्या था कि लोग हमारे साथ जी। हैं, और जिनके साथ लोग होंगे। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर की, उसको लेकर के आप चिंतित नहीं है? 89-90 की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, और फिर भी आप ढिंढोरा पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हमने 370 में संशोधन किया, 35A को हटाया, और उसके बाद अमन हो गई, और हमने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सारे के सारे मिलिटेंट मार दिए, अब चुनिंदा बचे हुए हैं। देखिए विनोद जी, हमें नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। जी। बदकिस्मती से हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसकी राजनीति चलती है सारी, जी। और उसी से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ये आप कह रहे हैं, बीजेपी के लोग? बिल्कुल। मैं क्या इनकी बात। तारीफ करूंगा। और जब हमने ये राजनीति चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल। जिस दिन कश्मीर के नेता ये कहना शुरू हो जाएंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और यहाँ कोई भी किसी की किलिंग नहीं कर सकता, और जो अगर करेगा तो हम आके उसको पकड़ेंगे, जी। कल परिस्थितियां चेंज हो जी। जाएंगी। हम ये नैरेटिव सेट नहीं करते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान से, फारूक अब्दुल्ला जी को क्या जरूरत है ये बोलने की पाकिस्तान के साथ बात करो? जी। क्या हमारे देश के लोगों को नहीं पता है कि हमने क्या करना है? जी। आप किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी उसके व्यवहार से करते हैं। जी। पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं किया जिसके साथ हम उसके साथ दोस्ती कर पाए। जी। आपने देखा हमारे वाजपेयी जी ने कहा था, वाजपेयी जी उनके पास गए, नहीं, रिजल्ट क्या यूं तो निकला? मोदी जी भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था रिजल्ट क्या निकला? जी, जी। हमें नैरेटिव सेट जो हम करते हैं वो हमारे गलत हैं। जी। तो जब तक हमारे कश्मीर के नेता और जम्मू के नेता ये सब देश की बात नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और ये हमें मानना पड़ेगा। जी। रविंद्र जी, जी रविंद्र जी, आपसे जानना काफी चाहिए। बातें हैं राजेंद्र जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म होनी चाहिए, लेकिन इल्जाम इनकी पार्टी पे लगता है कि वो उन्होंने कहा है वो ये देश भर में है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात तो फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं और यही बात हम भी कहते हैं जी, जी, जी। कि हिंदुस्तान तब बचेगा जब भाईचारा बचेगा। जी। कश्मीर में जरूर बात है कि वहाँ उन लोगों को सबको अपोज करना चाहिए, और हमने हमारी पार्टी ने सबने अपोज किया, लेकिन उनके लिए प्रोटेक्ट करना बंदूकधारियों से, वो खुद मारे जा रहे हैं। 29 में से 21 तो मुसलमान जी। हैं और वो भी कश्मीर के हैं, आउटसाइडर्स भी मारे गए, इसलिए वो उनको भी बख्शते नहीं। जो लोग जो है वो देश के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कहते हैं हमको मैंडेट मिला है, उसी का फायदा जम्मू को हो रहा है कि 300 VIP कश्मीर आएगा, और जम्मू के चैम्बर ने कहा कि 3 जम्मू में नहीं आए, और क्योंकि वो कश्मीर घुमा के दिखा के देश को भी दिखाना और वहां दिखाना कि सब नॉर्मलसी है। ये मेरा बयान नहीं है ये जम्मू क्यों नॉर्मलसी, लेकिन जब वहां किलिंग हो तो पाकिस्तान का पुतला जलाने से दिल्ली की और भाजपा सरकार बरी हो जाती है। जी। वो तो हमको पता है कि हमारा दुश्मन रहा, 4 जंगें हुई हैं, लेकिन जब पता है कि नतीजा कोई नहीं निकलना, तो मनमोहन सिंह जी पे इल्जाम लगता था कि 10 साल में वो पाकिस्तान नहीं गए, तो फिर प्रधानमंत्री जी बिन बताए क्यों गए थे लाहौर बिरयानी खाने?
जी। क्यों शाल देने गए थे? जी। ये तो उनसे पूछना चाहिए जिनका 56 इंच सीना, जिन्होंने कहा था जी। कि बंदूक और गोली के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। आज वही सरकार है कि आज T20 भी हो रहा है, क्योंकि अमित शाह जी के बेटे वहाँ हैं, और इधर से हमारे लोग वही हिंदू जिनकी बात ये करते जी। थे, संरक्षण की बात ज्यादा, वो हम भी कहते हैं हिंदू मरे, मुसलमान मरे, आउटसाइड मरे, जम्मू का मरे, उनके हत्याएं हो रही हैं, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, और फिर मैच भी हो रहे हैं। अगर ये किसी और सरकार में होता, देश में आग लगी जी होती। जी विक्रम जी, तो ये आज मेरा कहना है। जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जो कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने चाहिए, क्या इस वक्त माहौल है? देखिए विनोद जी, मुझे लगता है कि जो भी सरकारें होती हैं वो अपना बैक चैनल डिप्लोमेसी, आज बहुत मीडिया का ट्रांसपेरेंट ज़माना है। आज आप इंटरनेट पे जाएं, आप देख सकते हैं कि कितनी वार्ताएं जो हैं वो NSA की और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी पाकिस्तान के साथ और बाकी ममालिक के साथ चलती रहती हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और बातें भी बैक चैनल जो होती है डिप्लोमेसी उससे होती रहती है। और वो आज नहीं हुई, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम भी थी, राजीव जी के टाइम भी थी, हमेशा होती रहती है। तो दरवाजे जो आम आदमी को नजर आता है वो हमेशा बंद नहीं रहते हैं। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है, ये वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हमेशा पाकिस्तान में देखते हैं। ये रीजनल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड है, और हमारा ऐसा मानना है कि हमारा जो भी समाधान निकलेगा वो केंद्र सरकार को एंगेजमेंट जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ हैं, जो उस अलगाववाद के से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ एंगेज करें, अपने लोगों के साथ एंगेजमेंट करें और वो बात का हल निकले। और आज जो केंद्र सरकार की पॉलिसी उस तरह से रही है, आज हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने उस पॉलिसी को एक जो पॉलिसी अपनाई 370 तोड़ने के बाद, और पूरी दुनिया में ये बात कहने की कोशिश की कि अब हालात सामान्य हो गए हैं, हमने कंट्रोल कर लिया, पर उसके नताइज जो हमने देखे वो मुझे लगता है बिल्कुल उस बात को निगेट करते हैं। अगर हम चाइना के साथ रिश्ते देख लें तो वहां भी खराब है, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब हैं, और चाइना ने अरुणाचल जाने पे वाइस प्रेसिडेंट के इतनी आपत्ति करी, यही तक कह दिया कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है अरुणाचल प्रदेश। तो तमाम तरह की बातें आज हो रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, पर ये जो रीजनल पार्टीज रही हैं, मुझे लगता है कि आज जो कश्मीर की समस्या है बहुत हद तक इसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज थी, कभी ऑटोनॉमी का सपना देखा के, कभी सेल्फ रूल का दिखा के, कभी डुअल करेंसी, कभी हरा झंडा, वहां के नौजवान को हिंदुस्तानी होने का एहसास नहीं होने दिया, उसको एक कंफ्यूजन की स्थिति में रखा। और आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये जो रोल रहा जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद, कि हमने कहा कि डेवलपमेंट ही हमारा एकमात्र एजेंडा है, जो राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट और तरक्की की बात करेंगे। और वही राजनीति आज जम्मू कश्मीर को चाहिए। आज रोजगार चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारी स्टेट हमको वापस चाहिए, आज हमारे को वो सब हकूक चाहिए जो स्टेट को होते हैं। सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि लोग वाकई में नाराज हैं। इन्फ्लेशन रेट आप देखो, महंगाई दर कहाँ जा रही, कितने लोगों को कब तक आप मिसलीड करेंगे, मुगालते में रखेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन महंगाई की दर आप रोज के रोज देख के पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर भगवान ना करे आप विपक्ष में होते तो इस वक्त आसमान सिर पे उठाया होता। ये तो आपकी अच्छी किस्मत है कि अभी कांग्रेस का हैंगओवर नहीं गया सत्ता वाला। पहले मैं आपके इस नैरेटिव के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप ये कहते हैं कि आपने किया कुछ नहीं। मुझे ये बताओ, कोरोना के दौरान कौन सी पार्टी आपको सड़कों पे नजर आई? सारे थे। कहाँ थे? इतनी क्षमता थी, कहाँ थे? नहीं थे कोई, सिर्फ RSS थी और BJP थी, और कहीं नजर नहीं आई। ना NC का नजर आई, ना कांग्रेस नजर आई, ना PDP। जब भी आपदा आती है तो यही पार्टी हमारी वाली और संघ मिलके हम काम करते हैं धरातल पर। चलिए दूसरा मान लेते हैं, किनके खातों में 1,000 रुपया गया, किसने डाला? चलिए वो हो गया। किसानों के खातों में किसने पैसे डाले? जी। लेबर कार्ड वालों को पैसे किसने डाले? जी। राशन फ्री में कौन दे रहा है? तो ये नैरेटिव सेट करना कि आप करते कुछ नहीं है, इसके साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल। महंगाई की आपने बात की है। महंगाई आप रखते हैं, इसमें तो इत्तेफाक रखते हैं। महंगाई को कंट्रोल हमने करना है और उसमें प्रयास चल रहे हैं, और ये जरूर कंट्रोल होगी जी। हर चीज का समाधान है, लेकिन समाधान ढूंढते ढूंढते हमको गलत आरोप नहीं लगाने हैं जी। तो
तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, महंगाई की तरफ हम ध्यान देंगे जी। और जहां भी कहीं खामी होगी उसको हम ठीक करेंगे। इसमें क्या है, इसीलिए तो हम सत्ता में है कि लोगों की बेहतरी के लिए हम काम कर पाए। मैं तो यही कहूँगा कि हमें तो ये समझ आता है कि मोदी जी ये तो मुमकिन है कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल गैस 1000 रुपये का ये दे रहे हैं। और जसवंत सिन्हा जी जो इनके मंत्री थे, वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अगर 75,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से कमाती थी साल में, तो ये 3.5 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और एक जेब में 1000 रुपया डाल के दूसरी से 2000 समय का अभाव है। रविंदर जी से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सहमत नहीं है, वो इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, ये अपने लोगों को नहीं मना रहे। रविंदर जी आप और दूसरा फारूक हमारे कार्यक्रम में आप बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में भी है, और जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती है, सारे बड़े नेता जम्मू कश्मीर के वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट आए और जो अफसरशाही नहीं कर पा रही है जो नई गवर्नमेंट, वो डिलीवर करे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।